आजकल के जोमेटो स्विगी के ऑफर्स इतने एक्साइटिंग होते हैं कि मन ही नहीं करता घर का हेल्दी खाना खाने का। और यही एक बड़ा रीजन है घर में फास्ट फूड डिलीवरी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां डिलीवर करने का। सो वेलकम टू आवर रेडियो टॉक शो और मैं हूं आरजे अंशिका। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक दैट इफेक्ट्स मिलियन ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड, PCOD and PCOS. Joining us today is Aishwarya. So, hello Aishwarya. Welcome to our talk show. As we all know, you are fighting with PCOS and you have also familiar with PCOD. Thank you, Anshika, for having me. So, there are a lot of questions and queries, myths from the women. They want to ask to you about these conditions and how to cure it and what are the symptoms. So, without more further delay, let's into this. So, Aishwarya, PCOD, PCOS, सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है PCOD और हम कैसे पता लगाएं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? सो बेसिकली अंशिका, PCOD का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एंड PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये कंडीशंस मोस्टली वुमेन में तब आती है जब उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये चीज होती है। और बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके, लाइक इरेगुलर पीरियड्स, आपके बॉडी पे इतने ज्यादा हेयर आ जाएंगे कि आपको इरिटेशन होने लगेगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, या इट्स सो, एंड वेट गेन होता है, एक्ने, जिससे हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी वो फेस की है, एक्ने वाली प्रॉब्लम। पर हाँ, ऐसा भी है कि वुमेन्स जिनको PCOD PCOS होता है उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। ओके, तो ये चीज है कि अगर हम कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हम PCOD या PCOS है। ओके, सो क्या ऐसी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं या फिर क्या लाइफस्टाइल चेंज करना होगा हमें इस चीज को क्योर करने के लिए? क्या मेडिकेशंस है अवेलेबल इसके लिए? सो इसका कोई क्योर तो नहीं है, मतलब कि हम बता सकते हैं कि सिम्टम्स जो आपके हैं उसको आप मैनेज कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। और जैसे कि आपको अगर ओवरवेट है, आप ओवरवेट हो, तो आप अपनी बैलेंस डाइट रखो और एक्सरसाइज करो रेगुलरली, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड हाँ, वुमेन विद PCOD एंड PCOS शुड ऑल्सो अवॉइड दिस स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, which is very necessary, I think. Yeah. Okay. And what causes PCOD and PCOS and what kind of risk factor? Like PCOD है, उसके symptoms पता है, लेकिन एक्चुअल में ये आ कहाँ से रहा है? ये बीमारी जो इतनी बड़ी आजकल वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, ये आ कहाँ से रही है? इसका क्या कॉज है और क्या रिस्क फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि एक सीरियस बीमारी है? या सो PCOD PCOS का कोई एग्जैक्ट कॉज तो आज तक पता नहीं चला है। ओके, तो PCOD PCOS के कुछ सिम्टम्स हमें पता है, बट एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है कि PCOD PCOS हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपकी मॉम को है, आपकी मम्मी की मम्मी को है, तो वो आपके अंदर जरूर ट्रांसफर हो सकता है। एंड इसका कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है। आपकी ये जो लाइफस्टाइल है, जो रिस्क फैक्टर आप बोल रहे थे, रिस्क फैक्टर ये है कि आपकी जो ये आप मोशनलेस जो आपकी ये लाइफस्टाइल है उसको आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड जो आपकी ओबेसिटी है, एंड इट इज अ वेरी बहुत ज्यादा रिस्की है ये चीज। ओके, ऐश्वर्या, मैंने सुना है कि जब आपको PCOD या PCOS होता है या फिर हम लोग जब भी नॉर्मल पीरियड्स में भी होते हैं तो भी हमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये चीज, आपके जो मूड स्विंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो आपके एक्सेसिव लेवल पे जाते हैं। तो चाहे आप हंस रहे हो, रो रहे हो, जो भी आप कर रहे होते हो, आपके इमोशंस जो है बहुत एक्सेसिव लेवल पे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली और साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं टफ कहा जाता है कि आपको उसको फेस करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उसको आपने कैसे फेस किया और क्या ये सही चीजें हैं कि हम सच में फेस करते हैं? या इट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब आपको पीरियड्स होता है तो आपको क्रैम्प्स आते हैं, बहुत कुछ होता है आपके साथ। तो हाँ, आप इमोशनली बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि किसी से बात करने का मन नहीं करता है, लो फील करते हो, और एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं काफी टाइम पे। डिप्रेशन हाँ PCOD PCOS वालों को बहुत ज्यादा होता है, वो एक स्ट्रेस में ही रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये चीज जो है ये सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड्स की होती है या फिर हम इस चीज को पूरा मंथ फेस कर रहे होते हैं? नो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि PCOD PCOS में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपके पीरियड्स कब आने वाले हैं, कब वो आप
आपके सामने आपके दस्तक देने वाले हैं, आपको पता ही नहीं होता है। और हाँ कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एंड ये मैंने फेस किया है बहुत ज्यादा। तो ये चीज जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ये सिर्फ पीसीओडी में है या पीसीओएस में है? पीसीओडी में आपका ऐसा होता है कि आपको पीरियड्स आते हैं बट एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती इतनी ज्यादा, उसके अंदर टाइमिंग का इशू आता है, रेगुलर नहीं होते। और पीसीओएस में ये होता है कि आपको पीरियड्स मंथली, मतलब 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में जब भी आएंगे आपको, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। ओके, सो इस जब हम इमोशनल वाली चीजों में देखा जाए, तो अगर हम बहुत ज्यादा ऐसा फेस कर रहे होते हैं कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी लेवल ऑफ इमोशन होता है वो बहुत हाइक पे होता है, तो इस चीज पे क्या फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया था? कि मतलब आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दिस। या ऑफ कोर्स, अगर मैं आज इतनी ज्यादा खुश हूँ तो वो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की वजह से ही है, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस मतलब ऐसा है कि बहुत इजी थिंग नहीं है, इसको हर कोई फेस नहीं कर सकता। ये चीज ऐसी है कि आप हमेशा ऐसा रहता है डिप्रेशन में ही रहोगे, इमोशनली ऐसे हो जाओगे कि किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उस टाइम पे मेरी मदर, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी हर बात सुनी और उन्होंने सब कुछ देख रेख की मेरी, हर टाइम मुझे पूछा अब तू कैसी है, क्या है, कोई इशू तो नहीं है। तो उन्होंने मेरी बातों को सुना, मुझसे बातें की, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो लोग मेरे साथ थे उस टाइम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट हो तो आप इस चीज को डील कर सकते हो बहुत इजीली। यस एब्सोल्युटली। पर क्या एक पीस ऑफ एडवाइस जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप देना चाहोगे अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस, कि नहीं है तो हम कैसे उस चीज को समझ पाए, या हो जाए तो हम उसको कैसे डील कर पाए? एक पीस ऑफ एडवाइस जो आपके एक्सपीरियंस से आपने सीखी हो। अगर पीसीओडी पीसीओएस आपको पता लग जाता है, क्योंकि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, जैसे कि सिम्टम्स बताए थे, या जो भी सिम्टम्स आपको पता चलेंगे, तो आप एब्सोल्युटली आप जाओगे डॉक्टर के पास, आपका वो टेस्ट करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप हो पीसीओडी पीसीओएस में। हाँ, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट पूरा क्योर तो है नहीं, बट जो भी है आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ बैठे, टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खुद डिप्रेस्ड रहते हैं। और बाहर का खाना अवॉइड करें, जितना हो सके उतना ज्यादा हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट रखें, ये सारी चीजें मैं सजेस्ट करूंगी। ओके, सो ऐश्वर्या, देयर आर आल्सो सम मिथ्स अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है इस बारे में कि पीसीओडी और एक पीसीओएस दोनों अलग चीजें। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन देम? एक्चुअली बात यह है कि पीसीओडी पीसीओएस, हम तो रेगुलर पीरियड्स के बारे में बात करना नहीं पसंद करते लोग, तो फिर ये चीज तो एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये रेगुलर पीरियड्स है। तो बात यह है कि आपने ये पूछा कि पीसीओडी पीसीओएस सेम है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसीओडी आपका एक डिजीज है जो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, उसको आप क्योर कर सकते हो। पीसीओएस का कोई इलाज नहीं है। पीसीओएस का इलाज ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। एक तरीका का सिंड्रोम है, आप इसके नेम से जान सकते हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इट्स काइंड ऑफ सिंड्रोम जिसके अंदर ये डिजीज का काम नहीं करता, आपके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होगी, हेयर ग्रोथ होगी, और एक्ने वगैरह, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी चीजें आपको इसमें ज्यादा दिखेंगी। मतलब उनके सिम्टम्स सिमिलर हैं बट दोनों डिसीज अलग है। या डिजीज सिर्फ पीसीओडी है, पीसीओएस इज अ सिंड्रोम जिसका कोई क्योर नहीं है। ओके, सो एक और मिथ है जो कि देखा जाता है कि जो हेल्दी विमेन है उनमें ये चीज ज्यादा है कि अगर तुम हेल्दी हो तो तुम पीसीओडी या पीसीओएस को फेस कर रहे हो। तो इज इट इम्पोर्टेंट कि अगर कोई हेल्दी इंसान है तो ही उसको पीसीओडी हो सकता है, कोई अगर पतला है या इतना गेन नहीं कर रहा है तो उसको नहीं हो सकता? मतलब इज इट अ बॉडी टाइप इशू? नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, क्योंकि मैं खुद स्लिम हूँ और मुझे पीसीओएस है, एंड पीसीओएस वेट गेन होता है वुमेन्स का, आपने सुना है, लेकिन मेरा वेट गेन नहीं हुआ, मेरा डिक्रीज हुआ है। तो इसमें ये नहीं है कि जो फैट है उनको ही पीसीओडी या पीसीओएस, क्योंकि अनहेल्दी फूड खाते हो तो अनहेल्दी वुमेन्स को ही हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है
आपको सिर्फ किसी को भी हो सकता है, तो उसका कोई इलाज। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई विमेन जो अनहेल्दी वेट गेन करा हो, जिसने फास्ट फूड से ही वेट गेन हो, तो शायद ये रीजन हो सकता है। तो शायद ये रीजन पक्का हो सकता है। बट ऐसे अगर हम कंसिडर करें कि कोई इंसान अगर वो हेल्दी है, तो जरूरी नहीं कि वो उसको पीसीओडी हो जस्ट बिकॉज वो ज्यादा हेल्दी है। नो, वो उसके फूड पर डिपेंड करता है कि वो बैलेंस Lifestyle पे डाइट। ओके। सो एक और मिथ चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव एज में होता है ऐसा, मतलब रिप्रोडक्टिव एज इज लाइक 20 से स्टार्ट होकर 35 एज अपने बायोलॉजिकली एक रिप्रोडक्टिव एज कहा जाती है, तो क्या उसी बीच में होता है ये चीज? नो, इट्स नॉट। मेरी जो पर्सनल जो फेस हुआ, मैंने ये फेस किया था 15 में, when I was 15. Yeah. Okay. When I was 15, I faced this issue and it was very complicated that time. I got 2 months regular bleeding and it is too much. You know, it is so too much. So ऐसा नहीं कि सिर्फ reproductive age में आपको होगा, ये आपको किसी भी एज में हो सकता है, from puberty to menopause. Okay. तो क्या अगर हम देखें कि मेनोपॉज और अगर हमें ये सब कुछ पीरियड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो क्या इस चीज से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर अगर कोई पीसीओडी या पीसीओएस को कर रहा है? नो, इतना नहीं होता है, क्योंकि कंसीव करने में प्रॉब्लम तब आती है जब आपको पीरियड्स ही ना आए। उसमें ऐसा नहीं कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स आते हैं तो, लेकिन एक टाइम नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या इट्स डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे, कंसीव कर सकते हो, बट इट्स डिफिकल्ट टू कंसीव। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ, इट्स अ वेरी बिग इशू दैट शुड बी क्योर्ड। मतलब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए लोगों को, which is important for all other diseases, I think. Yeah. So thank you, Aishwarya, for sharing your experience. Aishwarya, thank you so much. Thank you, Anshika. And now we have Sachin joining us to share a story of physical disabled boy. So without further ado, let's dive into the world of fictional story and see what unfolds. To a boy who used to stay very quiet and silent in the classroom, who never speaks to anyone, or even if he wants to, he cannot because of his physical appearance. As whenever he tries to speak to someone, he or she makes fun of him that he has no hair on his head, his nose is in different shape, he is so ugly, etc. etc. These statements make that boy hollow from the inside, and he feels like that he is so useless that nobody will like him ever. So what is the purpose of living life like this, where no one talks to you, nobody likes you, and nobody wants to become your friend? The boy used to think very much about these statements, but he never gets that courage to talk to anyone about this, because he thought nobody would take these things seriously, or nobody would help him to get out of this problem. So whatever needs to be done is to be done by him only. The very next day in the school, as always, he was sitting alone, and suddenly, between the class, a very sweet voice came from the door of the class, and it was a new girl who had entered the class that day. Girl, without questioning the teacher, just went towards the bench and sat with that boy. The whole class was shocked, as well as that boy too, because it was the first time that someone came and sat with him, so he got thrilled about it. After some time, girl said hi to him, and he also said hi to her. After that, she asked his name, so he replied, "My name is Ankit." And she said, "Oh, hi Ankit, my name is Nisha, and I recently moved in the city with my family." He said, "That's nice, Nisha," and they continued their conversation till the class ends. In the very starting of the next class, Nisha asked to Ankit that if he can help her with the notes and the study material of all the subjects, so it would be very good for me to study the topics in an easy way. Ankit, without no doubt, said yes to Nisha that he will help her with all the topics or notes and whatever she'll ask for. Nisha gave a very cute smile to Ankit, and he was so happy that he could not control his happiness as he has made a friend after years. I hope you enjoyed the story. Now it's time to move our next segment, that is Lunch Brunch with Friends with Ayushi Verma. Who doesn't love a good lunch break, especially when you get to spend it with your favorite people in college? Lunch breaks are not just for nourishing your body, but
also your soul by bonding with your friends. Today, we are going to be discussing some of the best ways to spend your lunch break with friends in college. First up, why not explore the campus and grab lunch at a food truck or a cafe? You can explore different foods and cuisine while discovering new spots to hang out with your friends. Another idea is to hit up the student center or recreational areas and play games or sports, from table tennis to pool. There is always something fun to do with your friends during your lunch break. Or if you are feeling productive, why not study together and share notes during lunch break? It's a great way to combine socializing and academic goals while making the most of your time in college. And let's not forget about the social events happening around the campus. From club meetings to performances, there's always something going on in college that you can enjoy with your friends. So there you have it, folks. Some of the best ways to spend your lunch break with friends in college. Whether you are looking to try new things, have fun, or work together, there is always a way to make your lunch break memorable. Thank you, Ayushi. It was so interesting and I hope audience enjoyed it. As you all know, today is World Heritage Day, a day that celebrates the culture and natural heritage of our worlds. To mark this occasion, we have a new segment by Aishwarya dedicated to the World Heritage Day. आज हमारे साथ आपकी पसंद का रेडियो शो है जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज डे का मकसद है हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलाना। दुनिया में कई ऐसी जगह है जो हमारे लिए खास है और उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर दर्ज किया है। हमारे देश भारत में भी ऐसे कई शहर और स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ने इस श्रेणी में शामिल किया है, जैसे कि ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, एलोरा केव्स, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब और भी कई। इन सभी स्थलों को हमारे लिए सुरक्षित रखना और उनकी खूबसूरती को समझना जरूरी है। उन्हें देखकर हम अपने आप में इतना साहस और गर्व महसूस करते हैं। इस वर्ल्ड हेरिटेज डे पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी दुनिया में इतने सारे खूबसूरत स्थल हैं जिन्हें हम अपने लिए संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम उन्हें लोगों के बीच लाकर उनकी खूबसूरती और महत्वपूर्णता को बताएंगे ताकि उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए कुछ किया जा सके। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे खूबसूरत इतिहास और संस्कृति को बचाना और उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सबको अपने अपने तरीके से अपने देश की विरासत की रक्षा करने में योगदान देना चाहिए और इस वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर समझें हम अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के बारे में और अधिक जान सकें। उम्मीद है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और आप वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में अभी और जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। धन्यवाद। Thank you, Aishwarya. It was amazing. And here it is, our last segment, where we are exploring the power of poetry to express our deepest thought of emotion. Today, we have Ayushi Verma sharing one of her favorite poem with us. पापा की अक्सर याद आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। गुड़िया के बाल खाना हमको अच्छा लगता था। पापा के साथ सिनेमा जाना हमको अच्छा लगता था। टेलीफोन की घंटी बजती दौड़े दौड़े आते थे। लंबी लंबी बातें करके हम कितना इतराते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। मौसी नानी दादी बुआ जब भी घर आते थे, पापा के साथ बाजार जाकर
चाट और समोसे खाते थे। माँ के संग पकवानों में हम हाथ बटाते थे। हलवा, पूरी और समोसा खाकर खूब मस्ती किया करते थे। रात रात जाग कर जब हम सब खूब मौज करके सोने जाया करते थे। सोते सोते पापा मेरे माथे को सहलाते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसे देते तो हम कितना इठलाते थे। भालू वाला नाच देखकर स्कूल से खो जाते थे। कान पकड़कर टीचर जी से खूब डांट खाया करते थे। दीदी भैया और सहेली मिलकर हमें बचाया करते थे और पापा को जब मेरी गलती बताया करते थे। गलती से ना भागकर उसे सही कैसे करें ये समझाया करते थे। शैतानी का यही नतीजा हमें पाठ सिखलाता था। मुझे पापा की ये बहुत याद दिलाता था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। सर्कस हो या मेला हो या चिड़ियाघर, सर्कस हो या मेला हो या चिड़ियाघर, पापा संग जाया करते थे। मंदिर से जब हाथ छुड़ाकर दौड़ लगाया करते थे। पापा जब परेशान होकर हमें खोजा करते थे। एक मुस्कान से हमें हंसाया करते थे। फिर माँ की डांट खाकर हम सहम से जाया करते थे। एक प्यारी सी गुड़िया लाकर हमें सही गलत बतलाते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। बचपन की ये सारी बातें पापा की याद दिलाती है। एक पैसे से सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये जब ये गाते हैं ये हमें पापा की याद दिलाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गीत ये मिलकर गाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। पापा एक पैसा देते तो हम कितना इठलाते थे। Thank you, Ayushi, for giving us glimpse into the world of poetry. And that's all for today. Stay tuned, guys, with us, The Voice.